गांधी दर्शन की क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। गांधी दर्शन के अंतर्गत हम देख रहे थे असहयोग आंदोलन और किस प्रकार से गांधी जी ने एक व्यूह रचना के अंतर्गत देशवासियों को अपने पांवों पर खड़े होने के लिए एक नवीन हथियार दिया, असहयोग का, जिसके अंतर्गत राज्य को किसी भी स्तर पर सहयोग नहीं देना, सारी पदवियां, जितने भी पद है, पोस्ट हैं, वो सब त्याग देना और सरकारी स्तर पर सरकार का सहयोग नहीं करना। हालांकि लोगों को ये अखर रहा था कि इतने बड़े लेवल पर अहिंसक आंदोलन कैसे होगा, लेकिन गांधी जी को ये पता था कि अगर हिंसक आंदोलन हुआ तो उसे कुचल दिया जाएगा और इससे भारी जनहानि होगी। इस कारण से शुरू से ही वो इसके प्रति बड़े दृढ़ थे कि किसी भी लेवल पर हिंसा का सहारा नहीं लिया जाएगा और यदि कोई ऐसा उपद्रव, हिंसा करता है तो आंदोलन को बेहिचक वापस ले लिया जाएगा। इसके माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं देशवासियों को गांधी जी देना चाहते थे। तो आज हम देखेंगे असहयोग आंदोलन भाग 2। गांधी ने एक विराट ऑर्केस्ट्रा का संचालक, जन समुद्र का नेता होना चाहा। उन्होंने कहा, राष्ट्रों के लिए सबसे कठिन काम है आंदोलनों को व्यवस्थित रखना, क्योंकि वो अपनी पटरी से उतर जाते हैं, और वो भी असहयोग और अहिंसक आंदोलन। तो ये बड़ी भारी चुनौती गांधी जी के लिए थी। बेशक जनता बीच बीच में कभी कभी हिंसा का भी सहारा लेना चाह सकती है, नहीं तो वे खुद नहीं जानती कि वे क्या चाहती है। केवल तरह तरह की उल्टी सीधी बातों पर अचानक अपना आपा खो देती है। लेकिन बुद्धिजीवियों का एक विशिष्ट दल समझ बूझ कर हिंसा के पक्ष में है। वे गांधी की विचारधारा को समझ नहीं पाता, खासकर वह उस विचारधारा से होने वाले राजनीतिक लाभ की कल्पना नहीं कर सकता। बहुत से लोग गांधी के पास इस आशय की गुमनाम चिट्ठियां भेजते हैं कि वे हिंसा का विरोध न करें। कुछ लोग उन चिट्ठियों में ऐसा संदेह भी प्रकट करते हैं कि इस तरह की उनकी बातें शत्रु की आंखों में धूल झोंकने का बहाना है। ऐसा न करके वे सीधे सीधे युद्ध का संकेत ही क्यों नहीं दे देते। गांधी जी इन चिट्ठियों का जवाब हार्दिकता के साथ देते हैं। आवेग भरे हृदय से इन बातों की आलोचना में मतवाले हो उठते हैं। अपने अनेक सुलिखित निबंधों में तलवार की नीति का विरोध करते हैं। वे यह नहीं मानना चाहते कि हिंदू शास्त्रों और कुरान में हिंसा का निर्देश है, बल्कि उनका तो ये ख्याल है कि किसी भी धर्म ने हिंसा को अपना सार तत्व नहीं माना है। ईसा तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध के बादशाह हैं। भगवत गीता भी जो शिक्षा देती है वह हिंसा का नहीं, प्राणपण से कर्तव्य पूर्ति की शिक्षा है। क्योंकि मनुष्य में सृष्टि करने की शक्ति नहीं है, अतः ध्वंस करने का अधिकार भी उसे नहीं है। बुराई करने वाले को भी प्यार करना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को सह लेना उचित है। जनरल डायर बीमार हो तो गांधी उनकी सेवा करने को तैयार है, लेकिन अगर उनका लड़का शर्मनाक जिंदगी बिताता हो तो उसके प्रति मेरा प्रेम ही मुझे मजबूर करेगा कि मैं उसकी कोई मदद न करूं, और इससे अगर उसकी मौत भी हो जाए तो अच्छा है। पापी को ज़बरदस्ती वशवर्ती बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। सिर्फ अपने को उससे अलग करके उसको रोकने की कोशिश करना ही कर्तव्य है, भले ही उस कोशिश में चाहे जितना नुकसान उठाना पड़े। और शत्रु जब पश्चाताप का अनुभव करने लगे तो हाथ बढ़ाकर उसका आलिंगन
करना उचित है। एक और जहाँ वे हिंसा की लगाम कस रहे थे, वहीं दूसरी ओर वे इन लोगों को जगाने की कोशिश भी कर रहे थे, जिनके मन तब भी संदेह में डोल रहे थे। जिन्हें सीधी कार्रवाई में दुविधा थी, उन्हें वे यह कहकर भरोसा दे रहे थे, बिना सीधी कार्रवाई किए दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ। यथेष्ट न होने के कारण ही मैंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध शब्द को छोड़ दिया है। सीधी कार्रवाई करके मैं दक्षिण अफ्रीका में जनरल स्मट्स को काबू में ला सका था। दो भिन्न वस्तुओं को एक करने की साधना में ईसा और बुद्ध की सबसे बड़ी कीर्ति क्या थी? आत्मशक्ति और यंत्रणा का समन्वय। यानी कि स्वयं के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, तभी जाकर के आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बुद्ध तो युद्ध को एकमात्र शत्रु शिविर तक ले गए थे। उन्होंने एक उद्धत धर्म याजिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ईसा ने तिजारत करने वालों को मंदिर से निकाल बाहर किया था। वे कपटी और पाखंडी यहूदियों के पीछे चाबुक लेकर दौड़े थे। सीधी कार्रवाई के ये चरम दृष्टांत है। फिर भी इस काम के पीछे कैसी अनंत करुणा का भाव था। उन्होंने अंग्रेज़ों के हृदय और उनकी न्याय शक्ति से भी निवेदन किया। उन्होंने उनको प्रिय बंधु कहकर संबोधित किया। उन्होंने उनको याद दिलाया कि 30 वर्षों तक वे उनके विश्वास पात्र रहे, विश्वस्त साथी रहे। उन्होंने ये निवेदन भी किया कि अब वे ही अपनी सरकार की धोखेबाजी का इंसाफ करे। सरकार की धोखेबाजी से उसके प्रति मेरा विश्वास नष्ट हो गया है। फिर भी अभी अंग्रेज़ों की ईमानदारी पर मेरा विश्वास बना हुआ है। भारत केवल अपने नैतिक साहस की क्षमता से ही उसका आपका विरोधी हो सकता है। असहयोग आत्मत्याग की एक प्रणाली है। मैं अपनी यंत्रणा के द्वारा आपको जीतना चाहता हूँ। तो गांधी जी, अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता, लोकतंत्र पर विश्वास था, लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनका जो विश्वास टूटा, उसके कारण उन्होंने अंग्रेज़ों को ललकारा और अपनी न्यायप्रियता याद दिलाते हुए कहा कि आप लोगों ने जो धोखेबाजी की है उसका भरण पोषण पुनः करें। 4-5 महीनों के आंदोलन से उन्होंने केवल अंग्रेजी सरकार को पंगु ही नहीं बनाना चाहा, बल्कि एक ऐसे नवीन भारत का निर्माण करने का प्रयत्न किया जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखकर एक नई कार्यप्रणाली की सृष्टि कर सके। व्यवहारिक भी और नैतिक भी। सबसे पहले आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है, जिसे गांधी ने स्वदेशी नाम दिया। बल्कि ये कहना उचित होगा कि इसके लिए अन्य अर्थों में यही अर्थ सबसे मुख्य और प्रथम है, स्वदेशी। कहना व्यर्थ है कि इसका अभिप्राय यह है कि भारत को बहुत सी सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा, बहुत से अभावों को हंसते हंसते सहना होगा। इसमें संदेह नहीं कि अनुशासन की नीति बड़ी हितकर है, उसकी आवश्यकता भी कम नहीं है। जैसे नीतिगत रूप से, वैसे ही स्वार्थगत भाव से भी वे राष्ट्र के लिए कल्याणकारक है। पहले तो भारत को शराबखोरों के चंगुल से छुड़ाना होगा, मिताचारी नागरिकों का दल तैयार करना होगा, मद्य का बहिष्कार करना होगा, यानी कि नशीली वस्तुएं। दुकानदारों को विवश करना होगा कि वे इन सब चीज़ों की बिक्री का अधिकार छोड़ दे। महात्मा की ये अपील व्यर्थ नहीं हुई। सारे देश में आत्मसंयम की लहर फैल गई। अंत में हालात ऐसी हो गई कि आग्रही जनता ज़बरदस्ती दुकान बंद कराने और लूटने की कोशिश करने लगी। तब गांधी को ही उन्हें संभालने के लिए आगे आना पड़ा, क्योंकि बलपूर्वक पवित्र करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया जा सकता। घृणित शराबखोरी का त्याग यद्यपि अपेक्षाकृत सहज है, लेकिन सारे भारत के भरण पोषण का उपाय बतलाना तो उतना आसान नहीं है। यूरोप का खाद्य पदार्थ रोक देने पर भारत खाएगा क्या, पहनेगा क्या? इसके लिए गांधी का समाधान बड़ा सरल है। उसमें भी उनका मध्ययुगीन मनोभाव झलकता है। उनका कहना है कि भारत के घर घर में चरखा उद्योग चालू किया जाए। तो इस प्रकार से
इस दूसरे भाग में जो प्रारंभिक चरण है असहयोग आंदोलन का, उसको हमने देखा कि किस प्रकार गांधी जी बहुत ही यूं कहिए कि एक सचेत होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने ये तय कर लिया कि आगे तो बढ़ना है, लेकिन जो सिद्धांत तय है उनके मुताबिक ही आगे बढ़ना है। मद्य निषेध, शराबखोरी, इनकी दुकानों का बंद करने का जो आग्रह था, शुरू में वो सफल रहा, लेकिन जब कुछ लोगों ने नहीं की तो वहाँ पर लूट खसोट या ज़बरदस्ती बंद कराने की घटनाएं भी हुई, उससे वो बहुत आहत हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से गांधी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी सरकार की नींवें हिला दी। इसके अगला भाग हम अगले चैप्टर में देखेंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।